आज से मिलियन साल पहले एक सुबह डायनासोर्स अपने दिन की शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही घंटों में पृथ्वी जमीन की तारीख की सबसे भयानक तबाही होने वाली है, जो पूरी की पूरी स्पीशीज अनवा को ही मिटाकर रख देगी। और फिर अचानक आसमान से एक 10 किलोमीटर चौड़ा एस्ट्रॉइड सयारचा 72,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आकर जमीन से टकराया और बस फिर किया था, पूरी दुनिया बदल गई। इस टक्कर की एनर्जी इतनी भयानक थी कि ये 10 बिलियन हिरोशिमा बमों के बराबर थी। पूरा मेक्सिको का गल्फ एरिया जहां ये एस्ट्रॉइड गिरा था वो लावा की झील में तब्दील हो गया। जंगल के जंगल आग की लिपटों में जलने लगे, सुनामियों ने साहिली इलाकों को तबाह कर दिया। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि इस टक्कर से इतनी धूल और राख आसमान में उठी कि सूरज की रोशनी महीनों तक जमीन तक पहुंच ही नहीं पाई। दर्जे हरारत माइनस में चला गया। पेड़ पौधे मरने लगे क्योंकि फोटोसिंथेसिस ज्यादा तालीफ नहीं हो पा रहा था। फूड चेन कोलैप्स हो गई और धीरे धीरे 75% से ज्यादा स्पेशीज खत्म हो गईं, जिनमें डायनासोर्स भी शामिल थे। अब सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ तारीख की बात है या फिर ऐसा दोबारा हो सकता है? और सबसे अहम सवाल ये है कि अगर कल को कोई एस्ट्रॉइड फिर से जमीन की तरफ आ रहा हो तो क्या हम इंसान बच पाएंगे उस मेगा इम्पैक्ट से? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइंसदानों ने इंसानियत को बचाने के लिए क्या क्या प्लान्स बनाए हैं और कैसे हम अगले सबसे बड़े एक्सटिंक्शन खात्मे से बच सकते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि एस्ट्रॉइड थ्रेट कितना रियल है आज के टाइम में। नासा के मुताबिक हमारे सोलर सिस्टम में लाखों की तादाद में एस्ट्रॉइड्स घूम रहे हैं और उनमें से कई तो ऐसे हैं जो जमीन के ऑर्बिट के काफी करीब से गुजरते हैं। अब नासा ने एक कैटेगरी बनाई है जिसे कहते हैं नियोज, यानी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स। और इस कैटेगरी में वो सभी एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स आते हैं जो जमीन के 50 मिलियन किलोमीटर के दायरे में आते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अभी तक 30,000 से ज्यादा ऐसे नियोज को दरियाफ्त किया जा चुका है, जिनमें से तकरीबन 1,000 के आसपास ऐसे एस्ट्रॉइड्स हैं जो 1 किलोमीटर से भी बड़े हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 किलोमीटर तो बहुत छोटा है ना, डायनासोर्स को तो 10 किलोमीटर वाले एस्ट्रॉइड ने खत्म किया था, तो फिर 1 किलोमीटर वाला क्या बिगाड़ लेगा? अगर 1 किलोमीटर का एस्ट्रॉइड भी जमीन से टकराए तो वो एक पूरे मुल्क को तबाह कर सकता है। और अगर वो समंदर में गिरा तो सुनामी इतनी भयानक होगी कि साहिली शहरों का नामो निशान मिट जाएगा। और अगर बात करें 5 किलोमीटर या उससे बड़े एस्ट्रॉइड की, तो वो तो पूरी तहजीब को ही खतरे में डाल सकता है। अब यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये है कि साइंसदानों को कैसे पता चलता है कि कोई एस्ट्रॉइड हमारी तरफ आ रहा है? उसके लिए दुनिया भर में कई सारे टेलीस्कोप्स और ऑब्जर्वेटरीज लगातार आसमान को स्कैन करती रहती हैं। नासा का एक प्रोग्राम है जिसे कहते हैं प्लानिटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस, और इसका काम बस यही है कि किसी भी खतरनाक एस्ट्रॉइड को पहले से ही डिटेक्ट कर लिया जाए। ये लोग खास तौर पर उन एस्ट्रॉइड्स पर नजर रखते हैं जिनका साइज 140 मीटर से बड़ा है, क्योंकि इस साइज का एस्ट्रॉइड भी किसी बड़े शहर को तबाह कर सकता है। अब जब भी कोई नया एस्ट्रॉइड दरियाफ्त होता है तो साइंसदान उसके ऑर्बिट को कैलकुलेट करते हैं कि अगले 100 सालों में वो जमीन के कितना करीब आएगा और क्या टकराने का कोई चांस है। अब इसे कैलकुलेट करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि एस्ट्रॉइड्स का ऑर्बिट कई चीजों से मुतासिर होता है, जैसे कि दूसरे सैयारों की ग्रेविटी, सोलर रेडिएशन, और यहाँ तक कि उस एस्ट्रॉइड की अपनी हीट भी उसकी सिमत को थोड़ा बहुत बदल सकती है। तो साइंसदान लगातार उन एस्ट्रॉइड्स को ट्रैक करते रहते हैं और उनकी ऑर्बिट की कैलकुलेशंस को अपडेट करते रहते हैं। अब चलिए बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, कि अगर कल को किसी एस्ट्रॉइड का जमीन से टकराने का रियल थ्रेट हो जाए तो साइंसदान क्या करेंगे उसे रोकने के लिए? साइंसदानों ने कई सारे प्लान्स बनाए हुए हैं। काइनेटिक इम्पैक्टर सबसे पहला और सबसे सिंपल आइडिया है काइनेटिक इम्पैक्टर का। इस तरीकाकार में बुनियादी तौर पर हम एक स्पेस क्राफ्ट को बहुत तेज स्पीड से एस्ट्रॉइड से टकराते हैं, जिससे उसकी सिमत थोड़ी सी बदल जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल पागलपन लगता है कि एक छोटे से स्पेस क्राफ्ट से हम एक विशाल एस्ट्रॉइड की सिमत कैसे बदल सकते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर हमें एस्ट्रॉइड के बारे में बहुत पहले से पता चल जाए, जैसे कि 10 से 20 साल पहले, तो फिर हमें उसकी सिमत को ज्यादा बदलने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पश धक्का करना है। और जब एस्ट्रॉइड अपनी लंबी जर्नी में आगे बढ़ेगा तो वो थोड़ा सा चेंज भी काफी बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगा और एस्ट्रॉइड जमीन से मिस हो जाएगा। और सबसे बेस्ट बात यह है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, साइंसदानों ने इसे प्रैक्टिकली टेस्ट भी कर लिया है। सितंबर 2022 में नासा ने एक हिस्टोरिक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम था डार्ट, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। इस मिशन में एक स्पेसक्राफ्ट को डिमॉर्फोस नाम के एक छोटे एस्ट्रॉइड से टकराया गया, जो कि एक बड़े एस्ट्रॉइड डिडिमोस का चचान था। ये स्पेसक्राफ्ट तकरीबन 22,000 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से डिमॉर्फोस से टकराया और रिजल्ट्स बिल्कुल कमाल के आए। इस टक्कर से डिमॉर्फोस का ऑर्बिट पीरियड 32 मिनट तक कम हो गया, जो कि तवक्कुआत से भी ज्यादा था।
उसका मतलब साइंसदानों ने साबित कर दिया कि हाँ, काइनेटिक इम्पैक्टर मेथड काम करता है और हम एस्ट्रॉइड्स की सिमत को बदल सकते हैं। ग्रेविटी ट्रैक्टर दूसरा मेथड है ग्रेविटी ट्रैक्टर का, जिसमें हम एक स्पेस क्राफ्ट को एस्ट्रॉइड के बहुत करीब भेजते हैं और वो वहां महीनों या सालों तक रहता है। अब भले ही स्पेस क्राफ्ट की ग्रेविटी बहुत कम होती है, लेकिन अगर वो लंबे टाइम तक एस्ट्रॉइड के पास रहे तो धीरे धीरे उसकी ग्रेविटी एस्ट्रॉइड को थोड़ा सा पल खींचे करेगी और उसकी ऑर्बिट चेंज हो जाएगी। ये मेथड थोड़ा स्लो है, लेकिन बहुत ही प्रिसाइज एक्यूरेट है और इसमें एस्ट्रॉइड को नुकसान भी नहीं पहुंचता। न्यूक्लियर ऑप्शन तीसरा और सबसे ड्रामेटिक मेथड है न्यूक्लियर ऑप्शन का। जी हाँ दोस्तों, अगर बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड आ रहा हो और टाइम बहुत कम हो तो साइंसदान न्यूक्लियर डिवाइस का इस्तेमाल करने के बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हॉलीवुड मूवीज की तरह हम एस्ट्रॉइड को बम से उड़ा नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने एस्ट्रॉइड को तोड़ दिया तो उसके कई टुकड़े हो जाएंगे और वो सभी टुकड़े जमीन पर गिरेंगे, जो और भी ज्यादा खतरनाक होगा। इसलिए न्यूक्लियर ऑप्शन में प्लान ये है कि न्यूक्लियर डिवाइस को एस्ट्रॉइड के बिल्कुल पास फोड़ा जाए, लेकिन सरफेस पर नहीं। इससे जो एनर्जी और रेडिएशन निकलेगी वो एस्ट्रॉइड की एक साइड को हीट कर देगी और इस साइड का मटेरियल वेपराइज होकर निकलने लगेगा, जो एक नेचुरल रॉकेट इंजन की तरह काम करेगा और एस्ट्रॉइड को दूसरी सिमत में पुश कर देगा। ये मेथड थोड़ा रिस्की है और इसे आखिरी ऑप्शन के तौर पर ही यूज किया जाएगा जब बाकी कोई ऑप्शन काम ना करे। अब तक हमने बात की कि हम एस्ट्रॉइड को कैसे रोक सकते हैं, लेकिन क्या होगा अगर किसी वजह से हम एस्ट्रॉइड को रोक नहीं पाए? क्या तब हमारे पास कोई प्लान है सरवाइव करने का? साइंसदानों ने इसके लिए भी कई सारे प्लान्स बनाए हुए हैं। अंडरग्राउंड शेल्टर्स सबसे पहला आइडिया है अंडरग्राउंड शेल्टर्स का। डायनासोर्स के खात्मे से हमने ये सीखा है कि एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट के बाद सबसे बड़ा खतरा इम्पैक्ट विंटर का होता है, जब सूरज की रोशनी महीनों या सालों तक जमीन तक नहीं पहुंच पाती। तो साइंसदानों का प्लान ये है कि अगर ऐसी सूरत हाल आए तो इंसानों को अंडरग्राउंड शेल्टर्स में शिफ्ट कर दिया जाए, जहां वो सालों तक रह सकें। इन शेल्टर्स में फूड स्टोरेज होगी, वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम होगा, ऑक्सीजन जनरेशन की सहूलत होगी और यहाँ तक कि अंडरग्राउंड फार्मिंग की भी सहूलत होगी, जहाँ आर्टिफिशियल लाइट में फसलें उगाई जा सकें। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसे शेल्टर्स बनाने का काम शुरू भी हो चुका है। नॉर्वे में सोलबार्ड ग्लोबल सीड वॉलेट बना हुआ है, जिसमें दुनिया भर की लाखों प्लांट स्पीशीज के सीड्स बीज स्टोर किए गए हैं, ताकि अगर कोई ग्लोबल डिजास्टर हो तो हम दोबारा से प्लांट लाइफ को रिस्टोर कर सकें। इसी तरह से कई मुल्कों ने डी नेशनल असेंबली बैंक्स भी बनाए हैं, जहां अलग अलग स्पीशीज का जेनेटिक मटेरियल स्टोर किया जाता है। अब कुछ साइंसदानों का तो ये भी कहना है कि हमें चांद पर या मरीख पर भी ऐसे बैकअप वॉलेट्स बनाने चाहिए, क्योंकि अगर जमीन पर कोई बहुत बड़ी तबाही हो जाए तो कम से कम इंसानियत का बैकअप तो दूसरी जगह महफूज रहेगा। स्पेस कॉलोनाइजेशन। अब बात करते हैं स्पेस कॉलोनाइजेशन की, जो कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का सबसे बेहतरीन प्लान है। एलन मस्क जैसे विजनरीज का कहना है कि इंसानियत को मल्टी प्लेनेटरी स्पीशीज बनना होगा, यानी हमें सिर्फ जमीन पर मुनहसर नहीं रहना चाहिए, बल्कि दूसरे सैयारों पर भी कॉलोनीज बनानी चाहिए। स्पेस एक्स मरीख पर इंसानों की सेटलमेंट बनाने का काम कर रहा है और नासा भी चांद पर परमानेंट बेस बनाने की तैयारी में है। अब सोचिए, अगर हमारी कॉलोनीज दूसरे सियारों पर हों तो भले ही जमीन पर कोई बड़ा एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट हो जाए तो भी इंसानियत का वजूद बना रहेगा और हम दोबारा से जमीन को रिब्लड कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही अहम पॉइंट समझना जरूरी है कि ये सारे सोल्यूशंस तभी काम करेंगे जब हमें एस्ट्रॉइड के बारे में पहले से पता चल जाए। अगर अचानक से कोई एस्ट्रॉइड आ गया और हमें सिर्फ कुछ दिन या हफ्ते पहले पता चले तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये सिर्फ ख्याली खतरा नहीं है दोस्तों। 2013 में चेल्याबिंस्क रूस में एक बेस मीटर का एस्ट्रॉइड बना किसी वार्निंग के आया और एटमॉस्फेयर में एक्सप्लोड हो गया, जिससे 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। अब ये तो छोटा था, लेकिन अगर बड़ा होता तो तबाही और भी ज्यादा होती। इसलिए साइंसदान अब और बेहतर टेलीस्कोप्स और डिटेक्शन सिस्टम्स बना रहे हैं, ताकि हमें किसी भी खतरनाक एस्ट्रॉइड के बारे में जितना जल्दी हो सके पता चल जाए। नासा अभी नियो सर्वेयर नाम का एक नया स्पेस टेलीस्कोप बना रहा है, जो इंफ्रारेड लाइट में एस्ट्रॉइड्स को डिटेक्ट करेगा और ये उन एस्ट्रॉइड्स को भी देख पाएगा जो सूरज की चमक में छुप जाते हैं। इसके साथ ही यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी अपने हीरा मिशन की तैयारी में है, जो डार्ट मिशन के रिजल्ट्स को और डिटेल में स्टडी करेगा। तो देखिए दोस्तों, पूरी दुनिया मिलकर इस खतरे से निपटने के लिए काम कर रही है, क्योंकि एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट कोई किसी एक मुल्क का मसला नहीं है, ये पूरी इंसानियत के लिए खतरा है। अब बात करते हैं कुछ फ्यूचरिस्टिक आइडियाज की, जो अभी रिसर्च स्टेज में है। कुछ साइंसदान लेजर सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं, जिससे एस्ट्रॉइड की सरफेस को हीट किया जा सके और उसकी सिमतें बदली जा सके। कुछ लोग सोलर सेल्स का आइडिया दे रहे हैं, जिसमें एस्ट्रॉइड पर एक बड़ी सी रिफ्लेक्टिव शीट लगाई जाएगी, जो सोलर रेडिएशन को यूज करके एस्ट्रॉइड को धीरे धीरे पुश करेगी। और कुछ साइंसदान तो एस्ट्रॉइड्स को कैप्चर करके उनसे माइनिंग करने के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि कई एस्ट्रॉइड्स में बहुत वैल्यूएबल मेटल्स और मिनरल्स होते हैं। तो हो सकता है मुस्तकबिल में एस्ट्रॉइड्स हमारे लिए खतरा नहीं बल्कि रिसोर्सेज का सोर्स बन जाएं।
दोस्तों, इतना सब जानने के बाद अब एक सवाल उठता है कि क्या हमें डरना चाहिए एस्टेरॉइड से? मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेदार अवेयर रहने की जरूरत है। साइंसदानों ने कैलकुलेट किया है कि किसी बड़े तहजीब को खत्म करने वाले एस्टेरॉइड के टकराने का चांस हर 100 मिलियन साल में एक बार होता है, और पिछला तो 66 मिलियन साल पहले आया था। तो स्टेटिस्टिकली हमारे पास अभी काफी टाइम है, लेकिन फिर भी गाफिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेटिस्टिक्स सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताती हैं, गारंटी नहीं। और सबसे अहम बात यह है कि हम पहली ऐसी तहजीब हैं जो अपने खात्मे को रोकने की पावर रखती है। डायनासोर्स के पास स्पेस प्रोग्राम नहीं था, टेलीस्कोप्स नहीं थे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन हमारे पास है। हम सिर्फ नेचर के हाथों की कठपुतली नहीं है, बल्कि हम अपनी तकदीरें खुद लिख सकते हैं।